हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू योर ओन चैनल जुडिशियस। आज के सेशन में हम बात करेंगे रीपोजिशनिंग के बारे में। और इस सेशन के अंदर रीपोजिशनिंग से रिलेटेड जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन रीपोजिशनिंग का, उसको डिफाइन करेंगे। क्या वजह होती है कि कंपनीज को अपनी पोजीशन जो उन्होंने मार्केट में ऑलरेडी बना रखी है उसको ऑल्टर करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, यानी उसके रीजंस देखेंगे। कितने तरह की रीपोजिशनिंग होती है, रीपोजिशनिंग का स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस होता है, वो स्टडी करेंगे। क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं कंपनीज को जब वो अपनी ब्रांड इमेज को रीपोजिशन करना चाहते हैं, कुछ एग्जांपल्स, और लास्ट में पोजीशनिंग और रीपोजिशनिंग के बीच के की डिफरेंसेस को हम स्टडी करेंगे। तो शुरू करेंगे रीपोजिशनिंग के इंट्रोडक्शन के साथ। रीपोजिशनिंग का मतलब क्या है? ये एक स्ट्रेटेजिक प्रोसेस होता है अपने प्रोडक्ट की, अपने ब्रांड की, या फिर यूं कहें अपनी कंपनी की आइडेंटिटी को चेंज करना अपने कंज्यूमर्स के माइंड्स के अंदर। ये टिपिकली तब करी जाती है जब कोई ब्रांड शिफ्ट करना चाहता है, चेंज करना चाहता है अपनी इमेज को, या किसी नए मार्केट सेगमेंट को टारगेट करना चाहता है, या फिर मार्केट में आ रहे चेंजेस के अकॉर्डिंग खुद को चेंज करना चाहता है, खुद को अडेप्ट करना चाहता है। और अगर उस ब्रांड की सेल्स कम हो रही है, सेल्स डिक्लाइन हो रही है, तो उस प्रॉब्लम से वो बाहर निकलना चाहता है। तो रीपोजिशनिंग की डेफिनेशन अगर हम यहां पर स्टडी करें, रीपोजिशनिंग है क्या? कंज्यूमर्स के माइंड में जो आपके प्रोडक्ट या ब्रांड की जो भी एक इमेज है उसको ऑल्टर करना, उसको चेंज करना अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में। रीपोजिशनिंग करने के लिए कुछ चेंजेस करने पड़ सकते हैं इन चीजों में, जैसे कि शायद आपको अपना प्रोडक्ट में ही चेंज करने पड़े, उसके प्राइसिंग में चेंज करना पड़े, किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट को या सर्विस को प्रमोट कर रहे हैं वो चेंज करना पड़े, या फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कि वो कहां पर अवेलेबल है आपके कंज्यूमर्स को वो चेंज करना पड़े, या फिर हो सकता है आप अपनी ओवरऑल ब्रांडिंग या इमेज को भी आपको चेंज करना पड़े। क्या वजह होती है कि कंपनीज को रीपोजिशनिंग करनी पड़ती है? पहला है मार्केट चेंजेस। कस्टमर के टेस्ट और प्रेफरेंस अगर शिफ्ट हो गए, चेंज हो गए, उनका लाइफस्टाइल चेंज हो गया, या फिर उनके डेमोग्राफिक्स, इन सब चेंजेस की वजह से हो सकता है कि आपकी मार्केट के अंदर आपके ब्रांड की जो करंट इमेज है, करंट पोजीशनिंग है, वो ऑब्सोलीट हो जाए, या फिर यूं कहें कि वो आउटडेटेड हो जाए। तो मार्केट चेंजेस की वजह से रीपोजिशनिंग करनी पड़ सकती है, एक रीजन तो ये है। दूसरा है कॉम्पिटिटिव प्रेशर। नया कॉम्पिटिटर मार्केट में आकर हो सकता है आपके ब्रांड का मार्केट शेयर कैप्चर कर ले, और हो सकता है इसी वजह से आपको अपने ब्रांड के लिए एक फ्रेश अपील क्रिएट करनी पड़े, एक फ्रेश इमेज उसको देनी पड़े। थर्ड इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। इनोवेशन एक ऐसी चीज है जो पुरानी ऑफरिंग्स को आउटडेटेड कर देता है, और हो सकता है इसी वजह से आपको अपने ब्रांड की इमेज को भी रीपोजिशन करने की जरूरत पड़ जाए। उसके बाद है डिक्लाइनिंग सेल्स। अगर आपकी सेल्स सैचुरेटेड हो गई है या स्टैग्नेंट हो गई है, मतलब ना बढ़ रही है ना घट रही है, या फिर थोड़ा डिक्लाइन की तरफ वो सेल्स जा रही है, मतलब डिक्रीज हो रही है, तो अक्सर ये इस बात का सिग्नल है कि आपके ब्रांड को अब एक फ्रेश अपील की जरूरत है, एक फ्रेश इमेज की, एक फ्रेश पोजीशनिंग की जरूरत है। फिफ्थ इज टारगेटिंग अ न्यू सेगमेंट। हो सकता है कंपनी किसी डिफरेंट कस्टमर बेस को या किसी डिफरेंट एज ग्रुप को टारगेट करना चाह रही हो, तो ये करने के लिए भी उनको अपनी मार्केट की इमेज को रीपोजिशन करना पड़ेगा। फिर आते हैं लीगल या रेगुलेटरी रीजंस। कभी कभी एक्सटर्नल फोर्सेस होती है, जैसे कोई नया लॉ आ गया है, तो उसकी वजह से भी किसी ब्रांड को उस पर प्रेशर आ जाता है कि उसको रीथिंक करना पड़ता है कि वो कैसे अपने आप को मार्केट में पोजीशन कर रहा है, कैसे अपने आप को मार्केट में प्रेजेंट कर रहा है। रीपोजिशनिंग के कुछ टाइप्स होते हैं। पहला है इमेज रीपोजिशनिंग। यहां पर ब्रांड की इमेज चेंज करी जा रही है बिना प्रोडक्ट को चेंज करे। फॉर एग्जांपल ओल्ड स्पाइस एक आफ्टर शेव लोशन और ये इस तरह के प्रोडक्ट्स के आते थे, इन्होंने भी अपने आप को रीपोजिशन करा। पहले इनको ओल्ड मैन्स ब्रांड बोला जाता था, वैसा समझा जाता था, मगर अब ये ज्यादा यंगर और ह्यूमरस ब्रांड के फॉर्म में सामने आ रहा है। किस तरह इन्होंने खुद को चेंज करा। दूसरा है प्रोडक्ट रीपोजिशनिंग। हो सकता है एक्चुअल प्रोडक्ट या सर्विस में ही कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़े। नूडल्स जो पहले माने जाते थे कि अनहेल्दी फूड ऑप्शन है, तो नूडल मैन्युफैक्चरर्स ने अपने प्रोडक्ट में चेंज करा, उसमें हेल्दी इंग्रेडिएंट्स जैसे कि वेजिटेबल वगैरह डाले, प्रोडक्ट को खुद मॉडिफाई करा ताकि वो मार्केट की करंट जो हेल्थ की तरफ लोगों का इंक्लिनेशन है उससे ये खुद को अलाइन कर पाए। तो यहां पर ये हो गया प्रोडक्ट रीपोजिशनिंग। फिर आता है इनटेंजिबल रीपोजिशनिंग। यहां पर कंज्यूमर के परसेप्शन को चेंज करा जाता है कम्युनिकेशन और ब्रांडिंग के थ्रू, मगर एक्चुअल प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं किया जाता।
फॉर एग्जाम्पल कोई बैंक खुद को रीब्रांड करना चाहता है इस तरीके से कि हमारा बैंक बहुत ज्यादा टेक सेवी है और हम मोबाइल फर्स्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हालांकि उनका प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं है, बैंकिंग सर्विसेज अब भी वही हैं, बट थोड़ा उसका एक्सटेंशन कर दिया है, उसको टेक सेवी दिखाने की ज्यादा कोशिश करी गई है। तो ये हो गया इंटेंजिबल रीपोजिशनिंग। और फिर है टेंजिबल रीपोजिशनिंग। यहां पर दोनों चीजों में चेंज करा जाता है, प्रोडक्ट में भी और मार्केटिंग के मैसेज को भी चेंज करा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड्स अब हेल्दियर मेन्यू आइटम्स ऑफर करता है और जो कि मॉडर्न हेल्थ ट्रेंड को मैच करता है। तो इन्होंने अपने प्रोडक्ट में भी चेंज करा, मतलब हेल्दियर मेन्यू ऐड करा, और अपना मार्केटिंग मैसेज भी चेंज कर दिया कि अब ये हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए भी अपने इनके प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। रीपोजिशनिंग का प्रोसेस देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर एक्सट्रीम लेफ्ट में लिखा हुआ है पोजीशन, या मतलब कि कोई एक करंट पोजीशन तो है मार्केट में, उसको चेंज करना है। ठीक है, तो एक आपकी करंट इमेज ऑलरेडी है, अब उस तरफ से हम चलेंगे राइट हैंड साइड की तरफ, यानी रीपोजिशनिंग की तरफ। तो पहला स्टेप क्या होगा? ऑब्वियसली मार्केट रिसर्च। मार्केट की रिसर्च करेंगे, स्टडी करेंगे, कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को समझने की कोशिश करेंगे। एक बार वो देख लिया, फिर देखेंगे कि हमारे ब्रांड को अब किस चीज की जरूरत है, क्या चेंजेस, क्या मॉडिफिकेशन हमें अपने ब्रांड में, अपने प्रोडक्ट में, अपने सर्विस में लाने पड़ेंगे। फिर अपनी नई पोजीशन को डिफाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम किनको, किस कस्टमर सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं, या वो कौन लोग हैं जो जिनके लिए हम अपना प्रोडक्ट अब ऑफर करेंगे मॉडिफाई करके। फिर आता है एक्चुअल मॉडिफिकेशन ऑफ द मार्केटिंग मिक्स। हम सभी जानते हैं मार्केटिंग मिक्स कौन कौन से होते हैं, दैट इज प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ये तो 4 पीस होते हैं। सर्विसेज के अंदर 3 पीस एक्स्ट्रा होते हैं, जैसे कि पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। तो यहां पर मॉडिफिकेशन होगा इस मार्केटिंग मिक्स का नई इमेज के हिसाब से। फिर नई पोजीशन बनाकर बैठना नहीं है, उसको कम्युनिकेट करना है अपने कस्टमर्स तक, अपने पोटेंशियल कस्टमर्स तक, और ये होगा थ्रू मार्केटिंग। और लास्ट में मॉनिटर एंड एडजस्ट। जो भी चेंजेस करे हैं उसको मॉनिटर करिए, आगे देखिए उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, और अगर कुछ एडजस्टमेंट की जरूरत है तो वो आपको करना पड़ेगा, और फिर आपकी हो जाएगी रीपोजिशनिंग। तो पोजिशनिंग से रीपोजिशनिंग तक का जो ये जर्नी है, ये पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैंने यहां पर आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखते हैं रीपोजिशनिंग अगर कोई कंपनी करती है तो उसको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। पहला तो यही है कस्टमर कंफ्यूजन। जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, हो सकता है उनको लगे कि यार हमें तो उन्होंने अकेला छोड़ दिया, वो कंफ्यूज हो जाएं कि आखिर ये ब्रांड अपने साथ करना क्या चाह रहा है, इनका आखिर में क्या हम इनके टारगेट मार्केट अब नहीं रहे, क्या ये कोई नई मार्केट को टारगेट करना चाह रहा है। तो कस्टमर कंफ्यूजन एक चैलेंज बिल्कुल है। दूसरा कॉस्ट। आपको अपने ब्रांड की रीब्रांडिंग करनी है, प्रोडक्ट में चेंजेस करने हैं, नए नए प्रमोशनल एफर्ट लगाने पड़ेंगे, तो पैसे में तो आग यहां पर लगनी ही लगनी है, मतलब कि कॉस्ट इनकर करेगी कंपनी बहुत ज्यादा अमाउंट में, और ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। फिर है रिस्क ऑफ फेलियर। ओरिजिनली आपकी एक मार्केट में पोजीशन ऑलरेडी थी, अब आप उसको रीपोजिशन करना चाह रहे हो सकता है कि जो आपकी टारगेट ऑडियंस है उसके साथ ये नई इमेज उनको सूट ना करे, उनको अच्छी ना लगे, तो इससे नई इमेज तो सक्सेसफुल हो ही नहीं पाई, और पुरानी वाली जो पोजीशन या इमेज थी मार्केट में आपकी, वो आपने खुद ही डिस्ट्रॉय कर दी। तो फेलियर का बहुत बड़ा यहां पर रिस्क है। फिर इंटरनल रेजिस्टेंस। आपके खुद के एम्प्लॉइज, आपके खुद के स्टेक होल्डर्स अगर आप कोई मेजर चेंज कर रहे हैं अपने ब्रांड की इमेज में, हो सकता है वो उसको अपोज करें, वो उसके साथ सहमत ना हो। अब देखते हैं रीपोजिशनिंग के कुछ एग्जांपल्स। सबसे पहला है एप्पल। 90s के अंदर एक स्ट्रगलिंग कंप्यूटर कंपनी आज की डेट में एक प्रीमियम लाइफस्टाइल और टेक्नोलॉजी ब्रांड बनकर सामने आया। और ये पॉसिबल कैसे हुआ? यस, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ रीपोजिशनिंग। उसके बाद डोमिनोज पिज्जा, इन्होंने अपनी रेसिपी चेंज करी और अपनी जो पुरानी इमेज थी कि ये फास्ट फूड और चीप फूड है, सस्ता खाना है, इससे खुद को चेंज करके इन्होंने क्वालिटी और कस्टमर फोकस कंपनी के फॉर्म में खुद को रिप्रेजेंट करा मार्केट के अंदर। एक और एग्जांपल है बर्बरी। इन्होंने एक आउटडेटेड हेरिटेज ब्रांड की इनकी जो पुरानी इमेज थी उसको चेंज कर बाद में एक हाई फैशन लग्जरी ब्रांड के फॉर्म में ये सामने आए। अब देखते हैं पोजीशनिंग और रीपोजिशनिंग के बीच के डिफरेंसेस क्या हैं इस टेबल के थ्रू। सबसे पहले पोजीशनिंग में पहला पॉइंट देखते हैं। पोजीशनिंग है क्या? ये इनिशियल स्ट्रेटेजी, यानी स्टार्टिंग की स्ट्रेटेजी है, बिल्कुल शुरुआत की, जब कोई ब्रांड मार्केट में एंटर करता है। जबकि रीपोजिशनिंग में ऐसा नहीं है। यहां पर जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसको चेंज करने की बात है कंज्यूमर्स के माइंड के अंदर। पोजीशनिंग कब करी जाती है? जब प्रोडक्ट लॉन्च होता है। ऑब्वियसली कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आया, उसको कैसे पोजीशन कर रहे हो आप, वो तो होता है लॉन्च के टाइम पर। मगर रीपोजिशनिंग कब होती है? बाद में, जब कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स या इंटरनल फैक्टर्स चेंज होते हैं, उससे हमारा ब्रांड अफेक्ट होता है, तो उस चेंज के रिस्पॉन्स में खुद को अडेप्ट करने के लिए रीपोजिशनिंग करी जाती है। लॉन्च पर रीपोजिशनिंग कभी नहीं होती, याद रखिएगा। लॉन्च पर तो सिर्फ पोजिशनिंग होती है।
फिर आ गया फोकस इज ऑन क्रिएटिंग अ न्यू इमेज। पोजीशनिंग का काम क्या है? पोजीशनिंग से पहले कोई इमेज मार्केट में थी नहीं, तो नई इमेज बनाने का इनका यहां पर फोकस था। जबकि रीपोजिशनिंग के टाइम पर ऑलरेडी एक इमेज जो कस्टमर के, कंज्यूमर के माइंड में थी, उसको ऑल्टर करा जाता है, मॉडिफाई करा जाता है, चेंज करा जाता है। तो रीपोजिशनिंग का फोकस है ऑल्टरिंग द एग्जिस्टिंग इमेज। So with this, I wind up this session on repositioning. I hope you liked the video and understood the concept. Till the time we meet next, it's me Amit Sharma signing off. Bye bye and take care. Thank you so much.